कहानी का नाम वेश्या। शिमला शैल की वह हार जिसने आंखों से नहीं देखी, उससे हम अब क्या कहें। 20वीं शताब्दी का यंत्रबद्ध भौतिक बल प्रतापी यूरोप के श्वेत दर्प के सम्मुख आज्ञाकारी कुत्ते की तरह दुम हिलाता है। फिर शिमला शैल पृथ्वी के एकमात्र अवशिष्ट साम्राज्य की नखरेदार राजधानी है, जहां बैठकर दूध के समान सफेद और रमणी के समान चिकने सफाचट मुख वाले परंतु बहादुर साहब लोग तुषार और शीतल वायु के झोंकों का अखंड आनंद लेते हुए लुओं में झुलसते हुए अस्थिच अवशिष्ट भारत के 33 करोड़ मनुष्यों पर हुक्म चलाते हैं, जिनकी असली तलवार गहना और कलम है। वो जो न करें सो थोड़ा। ग्रीष्म की प्रचंड धूप में घोड़े की पीठ पर लोहा लेने वाले भारत के नृपतियों के वंशधर भी गोरी मिसों के हाथ की चाय पीने का लोभ संवरण न कर अपनी निरीह अधम प्रजा को लुओं में झुलसते छोड़ ग्रीष्म में शिमला शैल पर जा पहुंचते हैं। वही शिमला शैल अपनी मनोरम घाटियों, हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे सुदूर आकाश में हिमालय के श्वेत हिमपूर्ण शिखरों को जब सुनहरी धूप में दिखाता है, तब नैसर्गिक शोभा का क्या कहना है। फिर प्रकांड धवल अट्टालिकाएं, जहां तड़ित दामिनी सुंदरी अधम दासी की तरह सेवा करती हैं, जब सुरा और सुंदरियों से परिपूर्ण हैं, तब इस प्रतापी ब्रिटिश छत्र छाया में अभयदान प्राप्त महाराजाधिराजों और राजराजेश्वरों को अब और क्या चाहिए। दिन रात सुरा सुंदरी और प्रभुपद वंदन में उनकी ग्रीष्म इस तरह बीत जाती है जैसे किसी नव दंपति की सुहाग रात। अजी एक बार बिजली की असंख्य दीप मालाओं से आलोकित उन प्रासादों में इन नरपुंगवों को लेवेंडर में सराबोर वस्त्रों वाली अधनंगी मिसों के साथ कमर में हाथ डाल के थिरक थिरक कर नाचते तो देखिए, और उसके बाद झुक झुक कर उनके सामने जिम्नास्टिक की कैसी कसरत करते और विनयांजलि भेंट करते और बदले में कर पल्लव का चुंबन अधिकार और सहारा देकर उठाने की सेवा का भार। इससे अधिक प्रारब्ध अनुसार बस अब कुछ न कहेंगे। सन 1608 का सुंदर प्रभात था। मई मास समाप्त हो रहा था। भारतवर्ष ज्वलंत उत्ताप से भट्टी बन रहा था, पर शिमला शैल पर वह प्रभात सुंदर शरद के प्रभात की भांति निकल रहा था। एक 10 वर्ष की बालिका एक तितली को पकड़ने के प्रयत्न में घास पर दौड़ धूप कर रही थी। उसके शरीर पर जरी के काम की सलवार, एक ढीला रेशमी पंजाबी कुर्ता और मस्तक पर अतलस का दुपट्टा था जो अस्त व्यस्त हो रहा था। बालिका सुंदरी तो थी, पर कोई अलौकिक प्रभा उसमें न थी, परंतु उसके ओष्ठ और नेत्रों में अवश्य एक अद्भुत चमत्कार था। सुंदर, स्वस्थ और सुखद जीवन ने जो मस्ती उसके इस बाल शरीर में भर दी थी, उसे यौवन के निकट भविष्य आक्रमण के पूर्व रूप ने कुछ और ही रंग दे रखा था। वह मानो कभी आपे में न रहती थी, वह सदा बिखरी रहती थी। उल्लास, हास्य, विनोद और मस्ती, यही उसका जीवन था। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बालिका के सारे अंगों में यदि कोई अंग अपूर्व था तो होंठ और आंखें थीं।
हम कह सकते हैं कि मानो उसके प्राण सदैव इन दोनों अंगों में बसे रहते थे। वह देखती क्या थी, खाती थी। बहुत कम उसकी दृष्टि स्थिर होती थी, पर क्षण भर भी यदि वह किसी को देखती तो कुछ बोलने से प्रथम 1-2 बार उसके होंठ फड़कते थे। ओह, कौन कह सकता है कि उन होठों के फड़कते ही उन नेत्रों में से जो धारा निकलती थी उसमें कितना मद हो सकता था। पृथ्वी पर कौन ऐसा जंतु होगा कि जो उन नेत्रों के अधीन न हो जाए और उन होठों की फड़कन के गंभीर गर्त में छिपे निनाद को अर्थ सहित समझने का अभिलाषी न हो। इन दोनों वस्तुओं के बाद और एक तीसरी वस्तु थी जो इन दो वस्तुओं के बाद ही दिख पड़ती थी। वह थी वह धवल दंत पंक्ति। वह दंत पंक्ति जो बड़ी कठिनाई से कदाचित ही ठीक ठाक प्रकट दिख पड़ती हो। उज्ज्वल सुडौल श्वेत रेखा की उन फड़कते होठों के बीच से अकस्मात प्रस्फुटित होने की कल्पना तो कीजिए। परंतु एक 10 वर्ष की बालिका का ऐसा नखशिख वर्णन पाठक हमारी इस अपवित्र धृष्टता को क्षमा करें। अच्छा, अब हम मन को विचलित न होने देंगे। अस्तु, बालिका अपने जन्म सिद्ध गर्व और मस्तानी अदा को विस्मृत सी करती हुई तितली के पीछे फिर रही थी। निकट ही एक भद्र पुरुष बेंच पर बैठे उसे एकटक देख रहे हैं, इसका उसे कुछ ध्यान न था। बालिका के निकट पहुंचने पर भद्र पुरुष उठ बैठे। उन्होंने किंचित हंसकर मधुर स्वर से कहा। बालिका ने क्षण भर स्तब्ध खड़ी होकर भद्र पुरुष को देखा। उफ, उन्हीं नेत्रों से 2 बार होंठ फड़के और उसके बाद बिजली की रेखा के समान दंत पंक्ति प्रकट हुई। बालिका ने बिना हिचकिचाए कहा, कैसी खूबसूरत है, आप जरा पकड़ देंगे? सिर्फ इसलिए कि खूबसूरत है। बालिका समझी नहीं, पर उसने गर्दन हिला दी। भद्र पुरुष आगे बढ़कर एकदम बालिका के निकट आ गए। एक प्रबल आंदोलन उनके हृदय में पालोड़ित हो उठा। एक अस्वाभाविक उन्माद में वे कह उठे, तुम खुद कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें कोई इसलिए पकड़ ले तब। बालिका ने भद्र पुरुष को निकट आते और उपर्युक्त शब्द कहते सुन एक बार फिर उसी तरह उनकी तरफ देखा। उसी तरह उसके होंठ फड़के, पर वह बोली नहीं। उसने वहां से भागने का आयोजन किया। भद्र पुरुष हंस पड़े। उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, लो, पकड़ी गई तो भागती हो। सामने से आवाज आई, गुलबदान, छोड़िए, अम्मी बुलाती है। बालिका ने किंचित झुंझलाकर कहा, मगर तुम्हारा नाम? मैं नहीं बताने की। तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है? मैं नहीं बताती, छोड़िए। बालिका ने खींचकर हाथ छुड़ा लिया। वह भाग गई। भद्र पुरुष ने क्षण भर बालिका की ओर देखा। तितली की तरह उड़ी जा रही थी। सामने कुछ दूर पर उसकी मां और 2-3 व्यक्ति खड़े थे। भद्र पुरुष ने निकट खड़े एक व्यक्ति से कहा, अहमद, हुजूर, इसे लायो। जो हुकुम। मैं घूमता हुआ चला जाऊंगा, तुम गाड़ी ले जाओ। जो हुकुम। 10,000? जी हां सरकार।
वह लाहौर की मशहूर तवायफ मुमताज़ बेगम की लड़की है। बुढ़िया बड़ी धाक निकली। उसने हुजूर को देख और पहचान लिया था, बस पैर फैला गई। बड़ी मुश्किल से सौदा पटा है। वे लोग यहाँ कब आ जाएंगे? कल 10 बजे। गाड़ी 11 बजे चलेगी। सिवा दोनों माँ बेटियों के उनका तीसरा कोई आदमी साथ न रहने पाए, इसकी हिदायत कर दी है ना? जी हाँ हुजूर, ऐसा ही होगा। और एक बात, छोटी रानी को इस वारदात की खबर न होने पाए। बहुत अच्छा सरकार। एक रिजर्व कंपार्टमेंट उनके लिए गाड़ी में लगा रहेगा, मगर मैं आज रात को होटल में उन लोगों से मुलाकात करूंगा। खाना भी उन्हीं के साथ खाऊंगा। एक रिजर्व कमरे और स्पेशल खाने का बंदोबस्त भी कर लो। तुम खुद ही चले जाओ, फोन में मत कहो, जिससे कानों कान किसी को खबर ना हो। ठीक 9 बजे, समझे? जी हुजूर। और सुनो, आज 11 बजे रात को मिस फॉस्टर उसी जगह आएंगी ना? जरूर। तब होटल से लौटकर उधर चलना होगा। अब तुम जा सकते हो। ये भद्र पुरुष थे कौन? पाठकों को सब कुछ नहीं बताया जा सकता। वे एक विस्तृत राज्य के सुजन अधिपति श्रीमंत महाराजाधिराज राजराजेश्वर श्री फलाना थे। आप सीधे यूरोप की यात्रा से आ रहे थे और आपको राज्य अधिकार प्राप्त हुए कुछ ही मास हुए थे। आपकी अवस्था 21 के लगभग थी। आपकी वेशभूषा यद्यपि साधारण थी, परंतु राजत्व का गांभीर्य मुख मुद्रा में था। वह बालिका उसे क्या लक्ष्य कर सकती थी? रॉयल होटल के सर्वश्रेष्ठ कमरे में ज्वलंत बिजली के प्रकाश में सुंदर रंगीन कांच और चीनी के पात्रों में अंग्रेजी ढंग के खाने चुने जा रहे हैं। होटल के सिद्ध हस्त कर्मचारी और बैरा जर्क वर्क पोशाक पहने एक यूरोपियन व्यक्ति की देखरेख में सब कुछ सजा रहे हैं। श्रीमंत महाराजाधिराज के पधारने का समय हो गया है। ठीक समय पर महाराज केवल एक पार्षद के साथ पधारे। कर्मचारी ने नतमस्तक होकर महाराज का अभिवादन किया। महाराज ने किंचित हास्य वदन से इधर उधर देखा और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। क्षण भर बाद पूर्व व्यक्ति ने संकेत से गुलबदन और उसकी माता के आगमन की सूचना दी। सब लोग बाहर चले गए। बालिका अस्वाभाविक गांभीर्य की मूर्ति बनी उस लोकोत्तर उज्ज्वल कक्ष में प्रातः काल के परिचित भद्र पुरुष को सम्मुख देखकर देखती रह गई। वृद्धा ने झुककर सलाम किया और बालिका से जरा भर्त्सना से कहा, बेअदब, महाराज को सलाम कर। बालिका ने जरा आगे बढ़कर सलाम किया। महाराज ने उठकर उसे एक कुर्सी पर बैठाया और वृद्धा को भी बैठने का आदेश किया। सबके बैठने पर महाराज ने पूर्ववत बालिका का हाथ पकड़कर वैसे ही हास्य मुख से कहा, खूबसूरत तितली, पकड़ी गई ना? बालिका ने नेत्रों से वही धारा छोड़ी। उसके होंठ फड़के, वह बोल न सकी, मां की ओर देखने लगी। वृद्धा ने कहा, महाराज, सुबह अगर इसने कुछ गुस्ताखी की हो तो हुजूर माफ फरमाएं। लड़की बिल्कुल बेअदब तो नहीं, मगर बच्ची ही तो है। कुछ नहीं, मगर इसने मुझे पागल बना दिया। मगर सच तो कहो, तुम दिल में नाराज तो नहीं? यह इंतजाम तुम्हें दिल से तो पसंद है?
यह इसकी और मेरी खुशकिस्मती है महाराज। आप यह क्या फरमा रहे हैं? कहाँ यह कनीज और कहाँ हुजूर? महाराज बीच में ही बोल पड़े। उन्होंने कहा, मगर मुझे कुछ खास इंतजाम करना पड़ेगा और तुम्हें उसमें मदद करनी पड़ेगी। तुम तो जानती ही हो यह काम बहुत पोशीदा रहेगा। खासकर यह मैं बिल्कुल नहीं जाहिर करना चाहता कि यह तवायफ है और मुसलमान है। मैं उसे हर तरह की ऊंची तालीम दूंगा और उसका रुतबा महारानी के बराबर होगा। अभी 5 साल उसे तालीम पाने का वक्त है। तुम्हें तब तक वहीं उसके साथ रहना पड़ेगा। शहर के बाहर एक पारास्ता कोठी में तुम लोगों के ठहरने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। वहां तुम्हें जहां तक मुमकिन होगा कोई तकलीफ न होगी। अब कहो, इसमें तुम्हें कुछ उज्र है? मुतलक नहीं हुजूर, मगर मेरा वहां रहना कैसे मुमकिन हो सकता है? सरकार को शायद पता नहीं, मेरा निजी खर्च 2000 रुपये माहवार है। वह तुम्हें मिलेगा। तब हुजूर का हुक्म कैसे टाला जा सकता है? तुम लोगों को हिंदू लिबास में रहना पड़ेगा और क्या किया कैसे कैसे किया जाएगा यह हिदायत कर दी जाएगी। उम्मीद है समझदारी और होशियारी से काम लोगी। सिर्फ तुम दोनों माँ बेटियां चलोगी। तुम्हारा अपना एक भी नौकर न जाने पाएगा, समझी? जो इरशाद हुजूर। तब बातचीत खत्म हुई। अब बेतकल्लुफी से खाना खाओ पियो। मगर एक बात इससे भी, इसका क्या नाम है? गुलबदन, इधर तो आओ प्यारी गुलबदन। इतना कहकर उन्होंने बालिका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। फिर वही दृष्टि और वही उत्फुल्ल होठों की फड़कन। महाराज ने अधीर होकर बालिका का प्रगाढ़ चुम्बन ले लिया। बालिका छटपटाकर महाराज के कर पाश से भागी। वृद्धा ने घटना देखी अनदेखी करके खाने का आयोजन किया। बालिका ने कहा, अम्मी चलो। ठहरो बेटी, महाराज की दावत में हम लोग आए हैं, फिर बिना खाए कैसे जा सकते हैं? बैठो और महाराज से हुक्म लेकर खाना खाओ। बालिका चुपचाप बैठ गई। उसने महाराज की ओर झांक कर भी न देखा। खाना खत्म होने पर तत्काल माँ बेटी उठ खड़ी हुई। माता के आदेश से भयभीत सी होकर गुलबदन ने सलाम किया और चल दी। इसी समय नौकर ने महाराज के कान में कहा, महाराज, मिस फॉस्टर ड्राइंग रूम में सरकार की प्रतीक्षा कर रही हैं। महाराज उन्मत्त की भांति उधर लपके। श्रावण की नन्ही फुहारों से भरी हुई ठंडी हवा के झकोरे ग्रीष्म की ज्वलंत ऊष्मा सहने के बाद कैसे प्रिय प्रतीत होते हैं। मन कैसा मत्त मयूर सा नाचने लगता है, यह कैसे कहा जाए। नन्ही फुहारों के साथ हवा के झोंके भीतर घुस रहे थे। बालिका एक मसंद के सहारे बढ़िया विलायती कालीन पर जरदोजी के काम की बहुत महीन और बहुमूल्य साड़ी पहने स्थिर बैठी थी। उसकी वह बाल सुलभ चंचलता जो मनुष्य का मन अपनी ओर हठात खींच लेती थी, इस समय उसमें न थी। उसके सम्मुख एक वृद्ध पुरुष अपनी सफेद दाढ़ी को बीच में से चीरकर कानों पर चढ़ाए बड़ा सा सफेद साफा बांधे दुजानू बैठे थे। उनके हाथ में तंबूरा था। वे यमन कल्याण के स्वरों को अपने कंपित वृद्ध कंठ से निकाल उंगली के आघात से तंतुवाद्य पर घोषित कर रहे थे। तत्क्षण ही बालिका को उनका अनुकरण करना था।
वह उसके मस्तिष्क पर भारी भार था। बालिका उन सुंदर सुखद झोंकों से जरा भी विचलित न होकर वृद्ध के मुख से निकलते और तंबूरे के तारों से टकराते स्वरों को मनोयोग से सुन रही थी। वृद्ध ने तारों के पास कान झुकाकर कहा, बोलो तो बेटी, तुम्हारा गला तो बहुत साफ है, देखो मध्यम दोनों लगेंगे, समझी, यह यमन के स्वर हैं। बालिका का भीत कंपित स्वर, उसकी माधुरी मूर्ति और कोमल कंठ उस अस्तंगत सूर्य की बरसाती प्रभा में मिलकर गजब कर गया। वृद्ध पुरुष तंबूरे पर झुककर मूर्छना के साथ ही वाह कर गए। उसी कक्ष में एक गद्देदार आराम कुर्सी पर श्रीमंत महाराजाधिराज एक खिड़की से आती उन्मुक्त वायु का पूरा स्वाद ले रहे थे। बढ़िया फ्रांस की बनी सुगंधित सिगरेट को एक ओर फेंक वे उठकर बालिका को घूरने लगे। बालिका ने उस ओर देखा, बीच ही में उसका तार टूट गया। वह चुप हो गई। महाराज ने आकर उसके दोनों हाथ पकड़कर उठा लिया। उन्होंने कहा, उस्ताद जी, बस अब आज और नहीं, आप जाइए। वृद्ध पुरुष झटपट उठकर अभिवादन करके चल दिए। उन्हें इस कठिन अवस्था में भी बालिका ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। महाराज ने बालिका को दोनों हाथों में उठाकर कहा, गुलबदन, तुम कब, ओफ, कब कब कब। उन्होंने उसके उसी उत्फुल्ल होंठ को चूम लिया और कसकर छाती से लगा लिया। बालिका मानो मूर्छित हो गई। वह शिथिल गात्र निस्पंद गति से उनके अंक से खिसकने लगी। महाराज ने उसे काउच पर लिटा दिया। बालिका धीरे से उठकर अपने वस्त्र संभालने लगी। महाराज ने कहा, गुलबदन, तुम कितने दिनों में बड़ी हो जाओगी? गुलबदन महाराज का मतलब न समझकर नीची नजर किए खड़ी रही। महाराज ने कहा, कैसी ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें अच्छा लगता है? बालिका ने स्वच्छ आंखें ऊपर को उठाकर कहा, जी हां। तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाम क्या रखा गया है? जी हां। क्या भला? गुलाब बाई। महाराज के मुख पर हास्य रेखा दौड़ गई और एक बार बालिका का मुख चुंबन करके महाराज ने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। उन्मत्त यौवन धीरे धीरे आया और एकदम आक्रांत कर गया। पीले रंग पर लाली और चमक, गुलाबी प्रभा पर मानिक की चमक एक अभूतपूर्व रंग दिखा रही थी। किसी पर दृष्टि पड़ते ही कुछ क्षण निनिमेष देखना और फिर उत्फुल्ल होठों का फड़कना, यह बाल्यकाल का स्वभाव इस गदराए हुए यौवन पर बिजली गिरा रहा था। महाराजाधिराज की आंखों में गुलाब, नस नस में गुलाब, जीवन और मृत्यु में गुलाब थी। गुलाब को विलास और ठाट बाट के जो सुख प्राप्त थे, वे पाश्चात्य जीवन के विलासी के लिए कल्पना की वस्तु नहीं। वह महाराज के 9 राजप्रासादों में से किसी को किसी समय अपनी इच्छानुसार जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल कर सकती थी। सैकड़ों दास दासियां उसकी आज्ञा, वह चाहे जैसी हो, पालन करने और उसके सुख रक्षार्थ उसकी सेवा में रहती थीं। जो कुछ वह चाहती थी, परिणाम और धन व्यय का विचार बिना किए तत्काल प्रबंध किया जाता था। उसके चित्रमयी वस्त्र, विशेष करके रेशम और मखमल के,
अचिंत्य रूप से अमूल्य और बढ़िया होते थे और वह काश्मीर तथा बनारस में विशेष रूप से तैयार किए जाते थे। उसका जेवर कई लाख रुपयों की कीमत का था। कुछ तो उसके लिए पेरिस से मंगाए गए थे। एक उपयुक्त तथा सुखभोगमयी रोल्स रॉयस मोटर गाड़ी सदैव उसकी सेवा में रहती थी, जिस पर वह संध्या और प्रातः काल की सैर करने बाहर निकलती थी। उसकी दूर की यात्रा के लिए महाराज की स्पेशल ट्रेन में उसके लिए सदैव एक कमरा रिजर्व किया जाता था। ऐसे दुर्लभ राज सुख उस बालिका को उसके यौवन के प्रारंभ में नसीब हुए, केवल उस दृष्टि और उन फड़कते होठों के बदले। 10 वर्ष व्यतीत हो गए। दिल्ली स्टेशन पर खूब धूम थी। किसी राजा की स्पेशल ट्रेन आ रही थी। अंग्रेज ऑफिसर और कुली प्रत्येक के मुख पर यही एक बात थी। प्लेटफॉर्म सज रहा था और नगर के कुछ खास गणमान्य व्यक्ति महाराज की स्पेशल ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्पेशल ट्रेन आई। खास कमरे पर खस के पर्दे पड़े थे और उन पर पानी ऊपर से टपक रहा था। बिजली के पंखे की सरसराहट बाहर से सुनाई पड़ती थी। गाड़ी खड़े होने के कुछ क्षण बाद एक उच्च पदस्थ कर्मचारी ने प्लेटफॉर्म पर समुपस्थित पुरुषों की अभ्यर्थना करते हुए कहा, श्रीमती महारानी महोदया, आप सब सज्जनों की सेवा में अपना हार्दिक धन्यवाद देती हैं। श्रीमंत महाराजाधिराज कल दूसरी गाड़ी से पधारेंगे। कारण विशेष से वो इस समय न पधार सके। दो एक संभ्रांत पुरुषों ने महाराज के स्थान पर महारानी को ही अपना सम्मान प्रदान करने के लिए शिष्टाचार के 2-4 शब्द कहे। हठात सैलून का द्वार खुला और महारानी स्वयं उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हो गईं। संभ्रांत आगत जन इधर उधर हट गए। महारानी बारीक धानी परिधान पहने थीं। बहुमूल्य हीरे के आभूषण उनके शरीर पर दमक रहे थे। कर्मचारी और दीवान अवाक रह गए। महारानी ने किसी की ओर लक्ष्य न देकर अपने खास खिदमतगार को हुक्म दिया कि वह उनका खास सामान गाड़ी से उतार ले। उनकी इस आज्ञा पर सभी चकित थे। हठात एक व्यक्ति भीड़ से निकलकर महारानी के निकट आ खड़ा हुआ। महारानी ने आश्वस्त होकर कहा, जमीर, मैंने समझा तुम्हें मेरा तार नहीं मिला। अच्छा, सब ठीक है? जी हुजूर, मेल जाने में अभी 1 घंटा है। फर्स्ट क्लास का डिब्बा रिजर्व है। हुजूर के साथ और कितने आदमी हैं? सिर्फ एक खिदमतकार। इसके बाद महारानी ने कर्मचारी से कहा, मुझे जरूरी काम से अभी बंबई जाना है। आप लोग महाराज से अर्ज कर दें। मगर हुजूर, महाराज की तो आज्ञा नहीं है। मैं महाराज की गुलाम नहीं हूं। किंतु महारानी, मैं जो कहती हूं वह करो। जमीर, मेरा सामान डिब्बे में ले आओ। आगंतुक स्वागतार्थी संभ्रांत पुरुषों को भीत चकित करती हुई महारानी गुलाब बाई उर्फ गुलबदन बेगम भीड़ को चीरती हुई सामने खड़ी मेल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के रिजर्व डिब्बे में बैठ गई। कुबेर नगरी बंबई में 20वीं शताब्दी के समस्त वैभव पूर्ण विस्फारित हैं। संपदा और ऐश्वर्य का यह जीवन संपदा और ऐश्वर्य के उस जीवन से भिन्न है जो रईसों और राजाओं को प्राप्त है। राजा रईस खाली जेब रहने पर भी
जो शान ठाट और रईसी चोंचले करते हैं वे इस कुबेर नगरी में भरी जेबों से भी संभव नहीं। परंतु धन जहां है वहां विलासिता है ही। मुंह फाड़कर धन किसने खाया है? धन का यथार्थ मार्ग तो मूत्र मार्ग है। धन ने जहां यह मार्ग देखा फिर वह कहां रह सकेगा। एक सजी हुई अट्टालिका में एक सुंदर किंतु जरा भारी शरीर का युवक काउच पर पड़ा प्यासी आंखों से सामने हारमोनियम पर उंगली फेरती हुई सुंदरी के मुख और उभरे हुए अधढके शरीर को देख रहा है। शराब का प्याला और सुगंधित शराब का पात्र उसके निकट है। रह रहकर वह मद्यपान कर रहा है। यह सब है पर गाने का रंग नहीं जमता। विकल होकर सुंदरी ने बाजा एक और सरका दिया और वह थक कर एक काउच पर गिर पड़ी। युवक ने दौड़कर कहा, क्या तबीयत अच्छी नहीं प्यारी? नहीं, मुझे जरा चुप पड़ी रहने दो। पर मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, मगर मुझसे जरा देर बोलो मत। युवक स्तब्ध हुआ। सुंदरी दीवार की ओर मुंह करके लेट गई। वह सोच रही थी, यह कैसा प्रारब्ध भोग है। हे परमेश्वर, मैं कहां से कहां आ गिरी। भाग्य चक्र भी कैसा है, उसमें और इसमें कितना अंतर है। और जो हो गया वह तो अब लौट सकता नहीं। परंतु उसके मुंह से एक सांस निकल पड़ी। वह तड़प उठी। युवक ने उठकर उसका सिर गोद में लेकर कहा, गर्मी के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। चलो जरा समुद्र के किनारे घुमाएं, गाड़ी बाहर है ही। सुंदरी सहमत हुई। क्षण भर में गाड़ी उन्हें लेकर हैंगिंग गार्डन की ओर उड़ रही थी। हठात एक मोटर बड़े जोर से टकरा गई। ड्राइवर के हजार सावधानी करने पर भी युवक औंधे मुंह गिर पड़े। सुंदरी ने सामने की मोटर में बैठे व्यक्तियों को देखा। उसके मुख से चीख निकल गई। वह सहम कर सीट से चिपक गई। एक व्यक्ति ने ललकार कर कहा, नाक काट लो। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे मोटर की ओर बढ़ा। सुंदरी औंधे मुंह गाड़ी में लौटकर चिल्लाने लगी। युवक ने आगे बढ़कर आतताई को रोककर उसे एक धक्का दिया और उसी क्षण एक गोली उसकी छाती को चीरती हुई निकल गई। आतताई युवती पर छुरी लेकर चढ़ गया। अभी दिन काफी था। सड़क पर यथेष्ट यातायात था। बहुत लोग झुक पड़े। आतताई अब भागने का उपक्रम करने लगे, परंतु पुलिस की सावधानी और भीड़ की मदद से वे गिरफ्तार हुए। सुंदरी भयभीत और साधारण घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचाई गई। होश में आने पर उसने अस्पताल के कमरे की खिड़कियों पर दृष्टि गाड़ कर देखा। कितनी स्मृतियां आईं और गईं। उस शून्य में उसकी दृष्टि गड़ गई। उसके होंठ फड़के, पर हाय, उस फड़कन को देखने वाला कौन था? युवती दोनों हाथों से मुंह दबाकर रोने लगी। हाय, मैंने क्या किया? क्या हुआ? 3 को काला पानी, 2 को फांसी, 1 पागल हो गया। पागल हो गया? जी हाँ। मगर सभी को फांसी क्यों न हुई? फन कुचली हुई नागिन की तरह चपेट खाकर युवती ने बिछौने से उठकर कहा। उसी तरह उसके होंठ फड़क उठे। उसने पूछा, और उन्हें गद्दी त्याग देने को विवश किया जा रहा है।
सुना है वे राजपाट छोड़कर यूरोप चले जाएंगे। युवती के होठों पर फिर फड़कन उत्पन्न हुई। उसकी दृष्टि दूर पर कांपते हुए वृक्ष के पत्तों पर अटक गई। उसके सारे शरीर में कंप उत्पन्न हो गया। वह उठी। उसने जमीन में लात मारकर कहा, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। मेरा नाम है गुलबदन। बादशाहों की गद्दियाँ इन ठोकरों से बर्बाद होंगी और लोगों की जानें इन जूतियों पर कुर्बान होंगी, यह मैं जानती हूँ। मगर ज़मीर हुजूर, बदला पूरा नहीं हुआ। सरकार, सेठ ने 1 लाख रुपया आपके नाम विल किया है। यह अदालत में उनके सॉलिसिटर से मालूम हुआ। सेठ दिलदार था मगर महाराज न था। अफसोस है बेचारा मर गया। अच्छा, मैं आज ही पंजाब जाऊंगी। आज ही? हाँ, मेरे एक दोस्त का तार आया है। वे मेरी इंतजारी कर रहे हैं। बेहतर हो कि यहाँ के झगड़े खत्म होने पर जाएं। बेवकूफ, परसों मेरे निकाह की तारीख है। सुंदरी एक मर्म भेदनी दृष्टि डालती चली गई। गुलबदन, बेरहमी न करो। बेरहमी क्या करती हूँ? इस वक्त मैं तंग दस्त हूँ। रुपया जल्द ही मेरे पास आने वाला है, मगर मैं पेट में पत्थर बांधकर तो जी नहीं सकती। तुम्हें क्या भूखों मरने की नौबत आ रही है? कोठी, बंगला, मोटर, नौकर सभी तो हाजिर हैं। 500 का मुशायरा भी कुछ कम नहीं। मेरे नौकरों के नौकर ऐसे कोठी, बंगले और मोटरों पर औकात बसर करते हैं और 500 रुपया रोजाना खर्च करने की मैं आदी हूं। मगर गुलबदन, मैं राजा तो नहीं। फिर रानियों पर क्यों मन चलाया? रानी भी तो राजी थी। रानी बनी रहे तब तक। वरना 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 रास्ता नापो, मैं अपना ठिकाना देख लूंगी। तुम यह क्या कहती हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं। जिंदगी और जिस्म सलामत रहेगा तो ऐसे 1000 शौहर पैरों के तलुए सहलाएंगे। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना। यह नहीं होगा। यही होगा। तुम्हारी क्या हैसियत जो मेरी मर्जी के खिलाफ चूं करो? क्या तुम्हारा यही इरादा है? यही है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसकी इत्तला मैं अभी पुलिस को किए देती हूं। सुंदरी ने टेलीफोन पर उंगलियां घुमाई। युवक ने घुटनों के बल बैठकर कहा, खुदा के लिए गुलबदन, ऐसा जुल्म न करो। कहती हूं सामने से हट जाओ, वरना जलील होना पड़ेगा। युवक की आंखों से पहले आंसू, फिर आग की ज्वालाएं निकली। उसने कहा, उफ बेवफा रंडी, और वहां से चल दिया। दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर चिपके दिख पड़ते थे और आबाल वृद्ध उन्हें पढ़ और चर्चा कर रहे थे। प्रसिद्ध गुलबदन का मुजरा स्थानीय थिएटर में होगा। लोगों के दिल गुदगुदाने लगे। राजगद्दियों को विध्वंस करने वाली, फांसी और काले पानी की सीधी सड़क, लगातार शौहर बनाने और बिगाड़ने वाली वह अद्भुत वेश्या कैसी है। थिएटर के द्वार पर उसका एक रंगीन फोटो कांच के आवरण में लगा दिया गया था। लोग देख रहे थे और जीभ चटका रहे थे। नीचे 5 रुपए से चवन्नी तक के टिकट की दर थी। अभिनय के समय पर भीड़ का पार न था। चवन्नी की खिड़की पर आदमी टूट रहे थे। थिएटर हॉल खचाखच भर रहा था।
क्षण क्षण में तालियों की गड़गड़ाहट के मारे कान के पर्दे फटे जाते थे। लोग तरह तरह का शोर कर रहे थे। एकाएक सैकड़ों बत्तियों का प्रकाश जगमगा उठा और वह पुराना सौंदर्य नए वस्त्रों में सजकर सम्मुख आया। वह स्त्री जो राज परिवार की महारानी का पद भोग चुकी थी, जिसे सभी संपदाएं तुच्छ थी, आज अपने सौंदर्य को इस तरह खड़ी होकर चवन्नी वालों को बिखेर रही थी। देखने वाले दहल रहे थे। धीरे धीरे उसने गाना शुरू किया। साजिंदों ने गत मिलाई, चवन्नी वालों ने शोर किया, जरा नाच कर बताना भी साहेब। शोर बढ़ता गया। शोभ, ग्लानि और लज्जा से गुलबदन बैठ गई। एक सहृदय पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, हाय री वेश्या। और वे बाहर निकल आए। वे कुछ दूर तक सोचते और रंगमंच का शोर सुनते अंधकार में वेश्या के व्यक्तित्व पर विचार करते चले जा रहे थे। पृथ्वी पर कौन इस तरह इस शब्द पर कभी विचार करने का ऐसा अवसर पाएगा। वेश्या भी आखिर नारी है, फिर गुलबदन क्यों नारी के सहज गुणों के प्रतिकूल व्यवहार करती है, यह प्रश्न लेखक ने श्रोताओं पर छोड़ दिया है। इस पर आप जितना अधिक विचार करेंगे, उतना ही आप वेश्या को निर्दोष पाएंगे। कहानी का शीर्षक वेश्या। कहानीकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।